हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि हम लोगों ने कल क्या किया था। यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जो कि आप लोग देखा होगा। और चलिए आगे हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग 2026 के लिए अपने यूपीएससी प्रीलिम 2026 के लिए टोटल 10,000 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की हम लोगों ने सोचा। इसी सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चलिए आज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्या बोला है, भारत में चाय बोर्ड पूछा गया, चाय बोर्ड के बारे में पूछा गया कि इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार, मतलब इन पर विचार करना है कौन सा सही है। यह एक सामुदायिक निकाय है, तो बिल्कुल सही बात है। चाय बोर्ड क्या है, हमारा है सामुदायिक निकाय है। ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संलग्न निकाय है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का संबंध निकाय नहीं है ये, बल्कि वाणिज्यिक मंत्रालय के तहत एक तरीके से आता है। और वो भी चाय राज्य, एक तरीके से राज्य सरकार जो होती है कहीं ना कहीं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में नहीं है, कहाँ पे है हमारा, कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। आप लोग जानते हो कि जो दार्जिलिंग है वहाँ की चाय भी मतलब विख्यात है। उसके बाद में क्या, इसके बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय है, तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसके बोर्ड के जो दुबई और मॉस्को में भी विदेशी कार्यालय है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1 और 4। तो इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कथन और कारण। आधारिक संरचना निवेश न्यास यानी कि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होते हैं में जमा यानी कि डिपॉजिट से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त और किंतु लाभांश कर योग्य है। यानी कि क्या कर से छूट प्राप्त होती है, परंतु जो लाभांश होता है वो कर योग्य होता है। तो ये हमारा एक तरीके से गलत हो जाता है। यानी कि एक गलत होने पर हमसे तुरंत आंसर मिल गया कि एक गलत है किंतु और दो हमारा सही है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे क्या होगा, लाभांश हो या फिर लाभ हो, दोनों पे क्या होता है, टैक्स लगता है। और इस प्रकार का हम लोगों ने कल भी क्वेश्चन एक तरीके से सॉल्व किया था। उसके बाद में क्या, वित्तीय संपत्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का परिवर्तन अधिनियम 2002, यानी कि एक तरीके से क्या कहते हैं, सारफेसी एक्ट 2002 के बारे में बात कर रहा है कि अधीन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ऋणी के रूप में मान्यता दी है। तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो सारफेसी एक्ट 2002 का है उसके तहत जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं उनको क्या दिया है, ऋणी के रूप में मान्यता दी गई है। तो हमारा जो कि सही था। अगला आता है, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से कौन सी किस एक गतिविधि को बांधीकरण यानी कि स्टेरलाइजेशन कहा जाता है। तो बांधीकरण का किससे संबंधित है, यानी कि स्टेरलाइजेशन क्या है हमारा, स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर मार्केट में कभी भी पैसा अधिक आ जाए तो उस पैसे को कैसे मतलब कि मैनेज किया जाए, इसे हम कहते हैं स्टेबलाइज यानी कि स्टेरलाइजेशन, यानी कि मुद्रास्फीति ना बढ़ सके। कभी भी अगर मार्केट में पैसा बढ़ता है तो वो क्या करें, मुद्रास्फीति को ना बढ़ा सके, इसे हम कहते हैं स्टेरलाइजेशन, यानी कि जो भी हमारी गतिविधि की जाएगी। तो खुले बाजार कार्रवाई यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जाहिर सी बात है, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए क्या होता है, सरकार जो कहती है या फिर सरकार की तरफ से जो आरबीआई होता है बॉन्ड को जारी करता है, उससे क्या होता है, जो मतलब कि निवेशक होता है उसमें निवेश करते हैं और मार्केट से पैसा कम हो जाता है। तो सीधी सी बात, इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा ए हो जाएगा। बाकी भुगतान और निपटान प्रणाली का निगरानी नहीं होगा। केंद्र और राज्य के ऋणों से संबंधित कोई भी संबंधित बात नहीं है। गैर बैंक वित्तीय संस्थानों का भी कार्य संबंधित कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पूंजी बाजार में उपरोक्त में से किसे सम्मिलित किया जाएगा। तो आप लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट देखा होगा, उसमें क्या होता है हमारे, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट ना देखिए, यहाँ पे देखिएगा पूंजी बाजार होता है हमारा, एक होता है हमारा मुद्रा बाजार, यानी कि एक होता है हमारा कैपिटल मार्केट, एक होता है हमारा मनी मार्केट। तो इसी के बारे में आपको पूछा गया पूंजी बाजार क्या होगा। पूंजी बाजार मुख्य रूप से क्या होता है, एक साल से अधिक का होता है उसे हम पूंजी बाजार कहते हैं। तो इसमें से कौन सा पूछा गया, सरकारी बॉन्ड क्या हमारा पूंजी बाजार में आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो भी सरकारी बॉन्ड होते हैं वो हमारे पूंजी बाजार में आते हैं। उसके बाद में कॉल मनी, तो आप लोग जानते हैं कॉल मनी हमारे क्या होता है, पूंजी बाजार में नहीं आता। ये मतलब कि इंट्राडे एक तरीके से ट्रेडिंग के लिए होता है। ट्रेजरी बिल मार्केट, तो ट्रेजरी बिल मार्केट क्या हमारे पूंजी बाजार में आते हैं क्या, तो ये भी हमारे एक तरीके से पूंजी बाजार में नहीं आता है, क्योंकि ये भी शॉर्ट टर्म होता है। स्टॉक बाजार ये हमारा क्या होता है, पूंजी बाजार में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, दो आंसर सही है इसके खाली। और चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है शायद। और बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत उपलब्ध कराता है, यानी कि जो हमारा आरबीआई होता है, या सॉरी क्या है उसमें, मतलब जब भी हमारा मतलब कि आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति होती है
वो क्या करती है, बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती है। तो 1 मिनट में इसको क्वेश्चन को पूरा ही देख लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो इसमें जो छोटा हुआ है वो क्या था, यहाँ पे था, यहाँ पे छोटा है कि भारत सरकार काले तिल या फिर जो नाइजर सीड होते हैं उनके बारे में आपको बताना है कि बीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत उपलब्ध कराता है। तो क्या हमारे नाइजर सीड के बारे में न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराता है? तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध होता है। काले तिलों की खेती खरीफ की फसल के रूप में जानी जाती है। तो जो काले तिलों की खेती होती है वो क्या होती है, हमारी खरीफ फसल मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिलों के बीज के तेल को भोजन के पकाने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो काले तिल होते हैं इससे जो तेल मिलता है उसकी कुछ जनजातियाँ क्या करती हैं, भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो तीनों विकल्प हमारे इसका सही था। उसके बाद में एक टर्म आया है, देख रहे होंगे, इससे पहले भी हम लोगों ने दिखाया था, इसी तरीके से एक टर्म आता है, उसके बारे में डिटेल में पूछता है यूपीएससी की कौन सा सही है। तो पूछा गया कि लघु कृषक बड़े व्यापार, लघु कृषक बड़े खेत। तो लघु कृषक बड़े खेत का संकल्पना किससे संबंधित है? तो इसको आप यानी कि नाम से ही थोड़ा सा आप विच्छेद, एक तरीके से कहते हैं संधि विच्छेद करने की कोशिश कीजिए, यानी कि आप इसको टुकड़ों में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो लघु कृषक बड़े खेत क्या है? युद्ध के कारण अपने देशों की बड़ी जनसंख्या में विस्थापन लोग का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर उसमें सामूहिक खेती का एक कर उपज खेती कर उपज को आपस में बांटना और पुनर्स्थापित करना है। क्या किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि को संक्रियाओं को संकलन और संकलित करते हैं। तो आप देख के पढ़ समझ मतलब कि पढ़ने के बाद ही आप समझ गए होंगे कि जो सीमांत किसान होते हैं, यानी कि जिनके पास स्मॉल बल्कि फार्मिंग होती, छोटी मतलब कि छोटी ज़मीन होती है, वो आपस में संगठन बना के एक बड़े क्षेत्र पे खेती करते हैं। इसे हम कहते हैं लघु कृषक, यानी कि छोटे कृषक हैं पर बड़ी खेती बना करके खेती करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा बी हो जाएगा। किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत किसान मिलकर के किसी निगम का निकाय के संविदाकार अपनी जमीन करते हैं। तो संविदा से संबंधित इसका कोई मतलब नहीं है। किसी कंपनी को मतलब कि कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियाँ और सामग्री का निविष्टियाँ प्राप्त कराती हैं। तो ये भी आप देख रहे होंगे गलत है हमारा। आप अगर विकल्प चारों पढ़ेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे कि छोटे किसान हैं वो आपस में मिलकर के एक चुनिंदा कृषि करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एमएसएमई जो होता है 2006 के अनुसार जिसे संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 से 25 करोड़, ये तो हमारा बदल चुका भी है तो इसको आप छोड़ दीजिए। एमएसएमई उद्यमों को दी जाने वाली सभी बैंक प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी हमारा एमएसएमई होता है वो किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। और इसका भी क्या हो गया है, एक तरीके से पहले 1, 10 और 50 था। इसी प्रकार से मतलब कि मैं अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ तो वो आपको मैं आगे बताता हूँ। तो एक तरीके से तो इसकी जो एमएसएमई है इसकी डेफिनेशन अभी चेंज की गई है हाल ही में, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मुझे मतलब पता तो है पर मुझे अभी कंफर्म मतलब कि एग्जैक्ट डाटा नहीं याद आ पा रहा। कुछ लगभग मुझे अभी ध्यान आ रहा है, इन्वेस्टमेंट लगभग अगर बड़े के लिए वो 500 है और एक तरीके से मतलब कि 50 और 150 ऐसे कुछ था। मुझे मतलब कि कंफर्म डाटा अभी मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं आके। आप लोग अगर गूगल करेंगे या फिर मैं अभी आपको गूगल करके ही दिखाता हूँ। तो चलिए मुझे अभी बताता हूँ मैं आपको। पहले तो मैं आपको बताता हूँ किसके हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। अगर इन्वेस्टमेंट है कितना होगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, यहाँ पे होगा स्मॉल, यानी कि स्मॉल यहाँ पे आप देख लीजिए क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा स्मॉल होगा, यहाँ पे मीडियम होगा, यानी कि यहाँ पे माइक्रो होगा। एक बार फिर से मैं साफ पढ़ देता हूँ, थोड़ा सा गलती होगी। यहाँ पे हमारा माइक्रो होगा यानी कि सूक्ष्म होगा, यहाँ पे माइक्रो स्मॉल होगा, यहाँ पे हमारा मीडियम होगा यानी कि मध्यम होगा। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे क्या होता है, यानी कि 2.5 करोड़ है तो हम उसे कहेंगे माइक्रो। उसके बाद हम बढ़ाई की बात में क्या हमारा 25 करोड़ है, या फिर हमारा क्या है 125 करोड़, यानी कि 250, 25 और 125। आप ये डाटा याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट अगर कितना हमारा है 250 है तो हम मानेंगे इसको माइक्रो, 25 अगर करोड़ है तो उसे हम मानेंगे स्मॉल, और मीडियम किसे मानेंगे 125 करोड़ है। भाई हमारा टर्नओवर होता है, टर्नओवर के लिए हमारा कितना होता है, टर्नओवर के लिए हमारा 10 करोड़ हो तो हम उसे कहेंगे मानेंगे माइक्रो मानेंगे। माइक्रो के बाद में स्मॉल मानेंगे अगर 10 के बाद में 100 और सीधे 500। देखिए होंगे मुझे 500 ध्यान आ रहा था पर आगे के जो टर्म में भूल रहा था। तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, इन्वेस्टमेंट के तौर पे यानी कि 2.5 फिर 25 125 है, और टर्नओवर के तौर पे क्या है 10 100 100 10 100 500 है।
तो इस प्रकार से इसे एमएसएमई की नई परिभाषा ये डिफाइन की गई है। और यूपीएससी क्या कर सकती है, हो सकता है डायरेक्ट यहीं से पूछ लें, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सी परिसंपत्ति निवेश पर विचार कीजिए। ब्रांड पहचान, तो इनमें से कौन सी परिसंपत्ति जो अमूर्त निवेश मानी जाएगी। तो अमूर्त निवेश कौन सा होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या ब्रांड पहचान हमारी अमूर्त निवेश है, तो बिल्कुल सी बात है, नहीं कि किसी भी कंपनी हो उसकी ब्रांड क्या होती है, एक अमूर्त निवेश होता है। माल सूची क्या उसकी अमूर्त मतलब कि निवेश होता है क्या, किसी की माल सूची अमूर्त निवेश नहीं होता है, तो हमारा दूसरा गलत है। बौद्धिक संपदा उसकी अमूर्त निवेश ही होता है, और ग्राहकों की डाक सूची भी उसकी अमूर्त निवेश होता है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 1, 3 एंड 4, यानी कि केवल 3 सही है। अगला है हमारा बीटा शब्द किससे संबंधित है। और आप लोगों ने कभी ट्रेडिंग से संबंधित अगर आप लोगों ने डिटेल में थोड़ा बहुत देखा है, तो उसमें एक बीटा आता है जो कि हमारा एक तरीके से जो हमारा शेयर होता है उसकी तुरंत की कीमत के परिवर्तन को बताता है, तो उसे हम कहते हैं बीटा। तो चलिए इसमें क्या पूछा गया है, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। तो परिसंपत्ति को खरीदने बेचने की नई प्रक्रिया है। ये पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफलन के बीच संतुलन लाने की एक निवेश नीति है, तो ये भी हमारा गलत है। यह एक प्रकार की व्यवस्थागत जोखिम जहां उत्पन्न होती है और वहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है, ये भी कुछ सेंस नहीं बना पा रहा है। यह एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तन के प्रति किसी स्टॉक की विचलन को मापता है, तो जो कि मैंने अभी बताया बिल्कुल वही बात बोल दी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्या आता है हमारा, स्वयं सहायक समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं कि कार्यक्रमों मूलतः भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा वित्तीय रूप से वंचित लोगों को ऋण प्रदान करने के लिए दिया जाता है। तो आप जानते होंगे जो हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो आरबीआई से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब हमारा ये गलत हो जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप में सभी समूह उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व लेते हैं जो ऋण कोई एक अकेला लेता है। तो नाम से आप समझ रहे होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप को समर्थन देते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो इसमें क्या होगा, केवल 2 विकल्प हमारे सही होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला, स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रिम निर्यातों में से एक है। तो बिल्कुल सही बात है, स्विट्जरलैंड बहुत मतलब कि ज्वेलरीज के बारे में बहुत ही वाले विख्यात है और सोने को बहुत ज़्यादा निर्यात करता है। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण भंडार है, तो बिल्कुल गलत है, दूसरा नहीं है, इसके पास 5वां या 6वां है, तो यानी कि एक सही है पर 2 गलत है। एक सही है किंतु 2 हमारा गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर से हमारा कथन और कारण है, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनर्स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था को ध्यान केंद्रित करती है। तो क्या मतलब कि ऐसा कुछ है, तो मतलब कि एक तरीके से कहीं ना कहीं भारत की जो स्वास्थ्य प्रणाली है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताया गया है, तो हाँ सही है। भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी बात हमारी सही है। और ये दोनों क्या है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता है। तो वैसे तो मतलब कि 90% चांस में यही होता है कि एक दूसरे की व्याख्या करता है, परंतु यूपीएससी ने इसका ऑफिशियल आंसर के दिया, तो उसी के हिसाब से हम लोग इसको चलेंगे। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, परंतु एक दूसरे की व्याख्या नहीं करता। अगला आता हमारा, भारतीय वस्तुओं के निर्यात में भारत की निर्यात की हिस्सेदारी 3 से 2% है, तो गलत हमारा हो जाता है, लगभग 1.5 के आसपास में थी उस समय। तो हमारा 1 गलत है और 2 सही है, तो इस बार के 1 अगर गलत होगा तो 2 अपने आप सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा डी होगा, परंतु डी वाला भी पढ़ लेते हैं। भारत में कार्यरत अनेक विदेशी कंपनियों एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत के उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ उठाया, तो बिल्कुल सही बात है। अभी हम लोग आ चुके हैं 2024 को क्वेश्चनों पे, आप लोग देख रहे होंगे कहाँ से हम लोग चले थे और कहाँ तक आ गए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विक उधार लेन देन संबंधी दायित्व, संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्नलिखित में से लिखित इंस्ट्रूमेंट हैं जो किस इंस्ट्रूमेंट के हैं। तो जो संपार्श्विकृत उधार लेन देन संबंधी जो दायित्व होते हैं वो हमारे मुद्रा बाजार में आता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर के रूप में किसे परिभाषित किया जाता है।
तो जिसे हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, इसे हम कहते हैं कुल प्रजनन दर, इसे किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्तमान में लगभग 1.9% के आसपास में आ चुकी है, जो कि हम जान रहे होंगे। बल्कि भारत का टारगेट था 2.1 करना, परंतु अभी कितनी आ गई है, 1.9 हो चुकी है लगभग। इससे नीचे भी कुछ राज्यों में पहुंच चुकी है। तो इसे टोटल फर्टिलिटी रेट क्या कहता है। एक वर्ष में जनसंख्या का प्रति 1,000 व्यक्तियों को जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। तो ये तो मतलब कि बाल जनसंख्या अनुपात हो जाएगा एक तरीके से। किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपति के जीवन काल में उनके बच्चों का जन्म संख्या, तो ये भी हमारा गलत है। एक मृत्यु दर को घटाकर, ये भी हमारा जन्म दर में मृत्यु दर को घटाना नहीं है। इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक अपने जन्म के जीवित बच्चों की संख्या, उसे हम कहेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी कि एक महिला जो भी गर्भधारण करती है, उसकी जो भी आयु है, उसके अंत होने तक की जो भी उसके जीवित बच्चे बचते हैं, उसे हम कहेंगे टोटल फर्टिलिटी रेट। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है, कौन से सही है। भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा विंडो का लाभ उठा सकती हैं, तो बिल्कुल सही बात है। भारत में विदेशी संस्थागत निवेशक प्रतिभूतियां G-SEC में निवेश कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में निवेश करती ही हैं FII, जो भी हमारे विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं। अब वो भी बिना किसी ये कहते हैं कि परमिशन का कर सकते हैं, क्योंकि जो विदेशी संस्थागत निवेशक होते हैं, ये दूसरे की मदद से भी निवेश कर सकता है। भारत में शेयर बाजार ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच प्रदान करता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी मतलब कि सी हो जाएगा। एक मिनट, शायद मैंने कुछ गलत कर दिया है इसमें। जो भी हमारी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां होती हैं भारत की, जो चल निधि समायोजन सुविधा का लाभ उठा सकती हैं, नहीं है। इसको एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, शायद मुझे कुछ गलत लग रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, मुझे जो डाउट हो रहा था वही सही है। तो इसका यूपीएससी ने जो ऑफिशियल आंसर की मैं आंसर दिया था, इसका दोनों आंसर दिया, यानी कि बी भी दिया है, सी भी दिया है और डी भी दिया है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियाँ होती हैं, वो कुछ जगह पे मतलब कि जो होता है चल निधि समायोजन जो सुविधा होती है और इसका लाभ उठा लेते हैं, पर कुछ टाइम में क्या होती है, लाभ नहीं उठा पाती हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, मतलब 1 2 3 या फिर केवल 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना है, कौन सा हमारा इंस्ट्रूमेंट वित्तीय लिखित यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमारा क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होगा। मोटर वाहन तो हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। राइट आंसर हमारा 1 और 3 हो गया, यानी कि मुद्रा अदला बदली भी हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी कॉरपोरेट बॉन्डों और सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकता है। बीमा कंपनियां, पेंशन निधियां और निवेशक, खुदरा निवेशक भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा इसका 1 2 3, बीमा कंपनियां, पेंशन निधि और खुदरा निवेशक भी हमारी कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कौन सा सेक्टर किससे संबंधित है, और आपको बताना है कि कितना सही है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। तो आपको अगर 4 के चारों आते हैं तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। इसमें क्या एलिमिनेशन मेथड को यूपीएससी ने 2024 में लगभग ख़त्म कर दिया था बिल्कुल। तो कृषि उत्पाद का भंडारण क्या हमारा द्वितीय क्षेत्र में आएगा क्या हमारा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो भंडारण होता है वो हमारा द्वितीय क्षेत्र में आता है क्या। चलिए उसके बाद हम देख लेते हैं डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है वैसे। खनिज की खोज क्या हमारे तृतीय क्षेत्र में आता है क्या। कपड़ा की बुनाई हमारे द्वितीय क्षेत्र में तो आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, इसमें केवल क्या विकल्प हमारे, केवल ओनली 2 विकल्प हमारे सही हैं। बाकी हमारा खनिज की खोज क्या है, तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, और ना ही हमारा क्या कृषि उत्पाद जो भंडारण होता है वो भी हमारा द्वितीय क्षेत्र में नहीं आता है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। भारत में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, वस्तु और श्रेणी पूछा गया है। तो आपको अगर एक चीज़ पता होनी चाहिए, कार्यशील पूंजी होता है एक हमारा स्थिर पूंजी होता है। कार्यशील पूंजी का मतलब ऐसा पूंजी होती है जो अगर आप उसको यूज़ करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। स्थिर पूंजी का मतलब ऐसी पूंजी होती है जिसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको समझ गए होंगे तो आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। कंप्यूटर काल एक कार्यशील पूंजी है क्या, अभी मैंने बताया। किसान काल क्या हमारा एक स्थिर पूंजी है, तो यानी कि हमारा एक गलत हो जाता है। और उसके बाद कंप्यूटर एक स्थिर पूंजी है, तो बिल्कुल सही बात है।
कंप्यूटर अगर आपने एक बार ख़रीदा है तो हमारा वो हमेशा के लिए हो जाता है, यानी जब तक कि ख़राब ना हो। तो 2 तो हमारा होगा। बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूद, आप जानते हैं कि सूद का अगर यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म ही होगा, तो ये भी हमारा स्थिर पूंजी नहीं होगा। पेट्रोल हमारा कार्यशील पूंजी है क्या? तो जाहिर सी बात है पेट्रोल हमारा कार्यशील पूंजी है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या है, हमारे 2 विकल्प सही हुआ। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आरबीआई के द्वारा आरोपित नियमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल गलत बात है। जो विदेशी कंपनियां हैं या बैंकें हैं उन पर तो अच्छी खासी मतलब की व्यवस्था है। लगभग 40% उनको इन्वेस्टमेंट अपना निवेश करना होता है प्राइमरी सेक्टर में। लगभग भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए बोर्ड सदस्यों में कम से कम 50% भारतीय होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भौतिक पूंजी के संदर्भ में, जैसा रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो इसका हम लोगों ने क्या बताया था, केवल 2 विकल्प सही है। ये भी रिपीट हो गया तो इसका भी 2 था। अगले चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यदि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋणों पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारकों को भुगतान करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर कभी भी क्या होता है, अमेरिकी बैंक अगर फेल हो जाती है तो उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, क्या उसके जो धारक होते हैं उन्हें क्या मतलब कि भुगतान का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसी बात की है। तो बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि यूएस सरकार जो होती है का ऋण कोई भी क्या है, हार्ड परिसंपत्तियों के द्वारा समर्थित नहीं है। यानी कि कोई भी जो उसका रिजर्व टेंच नहीं है, यानी कि उसका कोई भी परिसंपत्ति के द्वारा मूल्य समर्थित नहीं है, बल्कि क्या है, सरकार के विश्वास पे चल रही है। यानी कि जो अमेरिका है उसकी जो बैंक है उसको वो किसी को भी गारंटी नहीं देती कि अगर वो फेल होती है तो उसको पेमेंट करेगी, बल्कि वो क्या कर रही है, केवल एक साख के ऊपर चल रही है। यानी कि उसकी इतनी विश्वास बन चुका है, लोगों का विश्व में इतना विश्वास बन चुका है कि अमेरिका पे कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिना किसी गारंटी के भी। एक सही है और उसकी व्याख्या, हालांकि एक तो हमारा क्या हो गया, तो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें जो मैंने बोला था कि मतलब कि दावा नहीं कर सकता, तो ये वाला हमारा विकल्प गलत हो जाता है। कि मतलब कि जो यूएस होता है, यूएस में अगर कोई भी ऋण मतलब कि अगर देती है, मतलब कि गवर्नमेंट ऋण लेती है या फिर देती है, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब कि भुगतान की दावा कर सकता है। तो जो मैंने जो बोला था उससे पहले वो शायद आप इसको छोड़ दीजिएगा, अब इसको ध्यान रखिएगा कि दावा कर सकता है। तो हमारा क्या होगा, पहला वाला गलत हो जाता है और दूसरा हमारा सही है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। पता नहीं क्यों मुझे शायद फिर भी ए लग रहा है, फिर भी आप लोग क्या देखिएगा, डी इसमें आंसर दिया गया, पर तो आप ए को भी देख सकते हैं। अगला क्या है, चलिए देख लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था हमारा 2013 की धारा 135 होती है जो है, इनकी धारा 135। सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नियम भी निर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारी को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR क्रियाकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। मतलब कि ये बोल रहा है अगर कंपनी को लाभ हो रहा है तो उसको हम क्रियाकलाप के रूप में CSR के रूप में नहीं मानेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। CSR नियम CSR कार्यकलापों पर होने वाले न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट नहीं करता है। तो न्यूनतम व्यय को निर्दिष्ट करते हैं, उसके लिए भी 500 करोड़ अगर कोई कंपनी है तो उसको 2% मिनिमम अगर व्यय करना पड़ता है, और या फिर उसका 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा है फिर भी उसे 2 करोड़ मतलब कि 2% इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि निवेश करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, एक होगा। इसमें निवेश नहीं होगा, क्या होगा, खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि निवेश में और खर्च में अंतर होता है। तो क्या करना पड़ेगा, उसको खर्च करना पड़ेगा सामाजिक सेवा में। सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के माध्यम से उधारकर्ताओं के चूक या डिफ़ॉल्ट का जोखिम बढ़ जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, अगर सामूहिक उधार हो रहा है तो कहीं ना कहीं चूक का जोखिम बढ़ेगा ही। सामूहिक उधार ऋण एक नियत राशि एक मुश्त हो सकती है, किंतु ऋण व्यय यानी कि क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती है। तो ऐसा गलत है हमारा, तो यानी कि एक सही है पर 2 गलत है।
एक सही और 2 गलत। चलिए आज का हमारा का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसमें क्या पूछा गया, डिजिटल रुपये के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई एक सॉवरन मुद्रा है। तो डिजिटल रुपया हाल ही में मतलब कि आया था चर्चा में, तो बिल्कुल सही बात है। ये आरबीआई के तुलना पत्र बैलेंस शीट पर देयता के रूप में दिखाया गया है, तो ये भी हमारा सही है। ये अपने डिजाइन में ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है, तो हमारा तीसरा गलत हो जाता है। इसमें कोई डायरेक्ट बीमा नहीं दिया गया था। यह वाणिज्यिक बैंकों की मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, तो ये हमारा परिवर्तनीय भी था। तो इसका मतलब राइट आंसर इसका क्या था, 1, 2 और 4 था, 3 हमारा नहीं था। तो चलिए इसका राइट आंसर यही होगा हमारा, जहाँ पे भी हो, क्योंकि आगे कटा है, आगे जगह नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग का आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। बाकी आप लोग अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।